बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज अली हमजा। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले टॉपिक की अगर बात करूं तो हमने पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ द बेंजीन। उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमने पढ़ा था कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का। 40 साल के बाद अगर किसी बंदे में हिम्मत हुई तो वो कैक्यूल था। कैक्यूल हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया और बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया तो बाद में कैक्यूल के ऊपर ऑब्जेक्शन भी लगी। कुछ लोगों ने इतराज उठाई कैक्यूल का स्ट्रक्चर गलत है, कैक्यूल का स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। हमने एक्सरे एनालिसिस भी किया बेंजीन का और उससे कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिली कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह का है। बाद में हमें फिर यकीन नहीं हुआ, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन किया। उससे हमें पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क था, उसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिवॉल्व कर रहा था और उसके नीचे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिवॉल्व कर रहा था। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन दे आर नॉट लोकलाइज, लेकिन जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर था उसमें पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह पे थे। फिर हमने एक बात और भी कही थी, हमने कहा था वेयर देयर इज अ डीलोकलाइजेशन देयर इज अ स्टेबिलिटी। हर वो कंपाउंड जिसमें डीलोकलाइजेशन होती है उसमें स्टेबिलिटी आती है। आज की हमारी डिस्कशन वहीं से स्टार्ट है। हमारे टॉपिक का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन। हमने ये देखना है कि हमारी बेंजीन स्टेबल भी है कि नहीं है। फिर हमें अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन वही बात करने जा रहे हैं। हम कहते हैं वेयर देयर इज ए डीलोकलाइजेशन देयर इज अ स्टेबिलिटी। हर वो कंपाउंड जिसमें डीलोकलाइजेशन होती है वहां स्टेबिलिटी आती है। लेकिन बेंजीन हमारा बेसिकली उसमें एक्सटेंसिवली डीलोकलाइजेशन हो रही है, बहुत ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो बेंजीन हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अगर डीलोकलाइजेशन है तो स्टेबिलिटी है, अगर बहुत ज्यादा डीलोकलाइजेशन है तो स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो बेंजीन इज एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज्ड, सो बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। आज हमने यही देखना है कि हमारा बेंजीन क्या तो स्टेबल भी है कि नहीं है। हाँ, ये बात तो क्लियर है कि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन हो रही है, बेंजीन हमारा स्टेबल होगा, लेकिन बेंजीन हमारा कितना स्टेबल होगा इस बात की हमने बात बतानी है आज। आप लोगों को एग्जांपल देता हूं आज। लेट्स सपोज मेरे पास ये 4 मार्कर्स हैं। अब इन चारों मार्कर्स को मैं जमीन पे रखने जा रहा हूं। अब जैसे ही मैं जमीन पे रखूंगा तो इन सबकी एनर्जी 0 हो गई। अब मैं क्या करने लगा हूं, अपनी बॉडी की एनर्जी लगा के इनको ऊपर उठा के लेके आने लगा हूं। तो मैंने 2 मार्कर्स को उठाया, मैंने अपनी बॉडी की एनर्जी लगाई, एक को मैं यहां ले आया और एक को मैं यहां ले आया। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मुझे ज्यादा वर्क कहां पे करना पड़ा। मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ा है ग्रीन के ऊपर और कम वर्क करना पड़ा है रेड के ऊपर। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस केस के अंदर ग्रीन वाले मार्कर की एनर्जी ज्यादा है और रेड वाले मार्कर की एनर्जी कम है। अब अगर मैं इस मार्कर को यहां से जमीन पे छोड़ता हूं, जमीन पे छोड़ दिया तो ये जमीन पे जाके गिरा, आपको आवाज आई है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वही काइनेटिक एनर्जी बाद में साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। अब इसको मैं छोड़ने लगा हूं, इसकी आवाज आपको पहली वाली मार्कर से ज्यादा मिली है। अब ज्यादा क्यों मिली है? बिकॉज ये ऊपर थी, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, और वो नीचे थी, उसकी एनर्जी कम थी। अब इसकी एनर्जी कम थी और इसकी एनर्जी ज्यादा थी। अब जब एनर्जी कम थी तो आवाज कम आई, इसकी एनर्जी ज्यादा है तो आपको डेफिनेटली आवाज ज्यादा आएगी। अब मेरा मामला यहाँ पे बात करने की आवाज के साथ कोई ताल्लुक हमारा नहीं है। आज हमारा ताल्लुक किसके साथ है? देखिए, इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो रेड वाले मार्कर की बात करें तो रेड वाला मार्कर ग्रीन वाले मार्कर से थोड़ा ज्यादा स्टेबल है और ये वाला मार्कर थोड़ा अनस्टेबल है। ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये वाला मार्कर इसके मुकाबले में नीचे है, इसकी एनर्जी कम है, तो ये थोड़ा स्टेबल है। ये वाला मार्कर अनस्टेबल इसलिए बिकॉज ये ऊपर है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, और ये वाला अनस्टेबल है। तो दोनों के दोनों मार्कर, ये वाला थोड़ा बहुत स्टेबल है और ये वाला क्या है? अनस्टेबल है। अब याद मैं देखना ही चाह रहा हूं कि ये वाला मार्कर, रेड वाला मार्कर स्टेबल है, कितना स्टेबल है। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि रेड वाला और ग्रीन वाला मार्कर के दरमियान में एनर्जी का जो गैप आता है वो कितना है। अब अगर मैंने एनर्जी का गैप निकाल लिया तो वो एनर्जी का गैप मुझे बताएगा कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी है और इसकी अनस्टेबिलिटी कितनी है। आज सेम केस हमारा यही है। हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन का। हम करने क्या लगे, हम अपना ओरिजिनल बेंजीन लेंगे और एक बेंजीन लाइक कंपाउंड लेंगे, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करवाएंगे। फिर देखेंगे कि हमारे बेंजीन की अगर एनर्जी कम आई और उस कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा आई तो फिर हम क्या करेंगे कि हम करेंगे इस बेंजीन की और उस कंपाउंड की एनर्जी का गैप निकालेंगे, और वो जो एनर्जी का गैप होगा वो हमें बताएगा कि बेंजीन हमारा स्टेबल है और कितना स्टेबल है। यही हमने निकालना है स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन का। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी निकालने का आसान तरीन तरीका, हम सबसे पहले इसकी निकालेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब हम एनर्जी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, और एनर्जी की वैल्यू बाद में हम कंपेयर करेंगे एक कंपाउंड के साथ। बेंजीन की पहले निकालेंगे, फिर कंपाउंड के साथ कंपेयर करेंगे, फिर जो गैप आएगा वो बताएगा बेंजीन हमारा कितना स्टेबल है। सबसे पहले हमारा मेन टारगेट क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। अब व्हाट इज मेंट बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? तो मैं आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन समझाने से पहले, हम ये बात पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर, मैं आपको पहले वो रिकॉल करवाने जा रहा हूं, फिर अगली बात हम करते हैं। आप समझिएगा मेरी बात। यह है मेरे पास CH2 का मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह है मेरे पास इथीन का मॉलिक्यूल।
हम इसमें ऐड करवाते हैं एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेन निकल कर लेते हैं। टेम्परेचर 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, 1 से लेकर 5 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर देते हैं। अब होगा क्या, इस मॉलिक्यूल के अंदर ना ये हाइड्रोजन ऐड करवा दिया जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल फाइनल बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमने इथीन से इथेन बना के दिखा दिया। अब बेसिकली हुआ क्या है, इसके अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हमने सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें यहाँ पे ना जो डेल्टा H की वैल्यू मिलती है, डेल्टा H की मिलती है -120 किलो जूल पर मोल, 120 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी की वैल्यू मिलती है। मतलब जब हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो उसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाने के बाद तो उसमें एनर्जी जो निकलेगी उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और बेसिकली मैंने यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए लिखा है बिकॉज हीट इवॉल्व होती है। अब यहाँ पे ना इसी को बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज मेंट बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर आपने एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन यूज करना है और हाइड्रोजन उसमें ऐड होकर उसको फुली सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। अब अगर वो फुली सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जितनी हीट इवॉल्व होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। मैं अगेन से बात बोलने जा रहा हूं, एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं और उसको फुली सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और जो आपके पास हीट इवॉल्व होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, ये वो हीट है जो निकलती है कब, व्हेन 1 मोल ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट कंप्लीटली विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। एक मोल आप लोगों का अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा टू फॉर्म द फुली सैचुरेटेड कंपाउंड और फुली सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। उस दौरान जो हीट आपके सामने निकलेगी और हीट जो आपके सामने इवॉल्व होती है उसको बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H और H। ये है हीट ऑफ ये है डेल्टा H और इस साथ में H का मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के साथ। तो बच्चों मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मैंने आपके सामने ये रिएक्शन लिखा था, ये है इथीन का मॉलिक्यूल, मैंने उसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो मैंने इसको इथेन में कन्वर्ट करवा दिया। ये वाला मॉलिक्यूल था अनसैचुरेटेड, ये वाला मॉलिक्यूल है सैचुरेटेड। क्लियर कट नजर आ रहा है बिकॉज डबल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड हो गए हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करवाया, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये तो हो गया अनसैचुरेटेड और ये हो गया सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो चीज रिएक्टिव होती है वो अनस्टेबल होती है, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं और हमारे पास मोस्टली नॉन रिएक्टिव होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अगर आप कंडीशन चेंज करोगे तो वो रिएक्टिव हो सकते हैं और दो तरह के रिएक्शंस करते हैं, हमने बात पहले पढ़ ली है, बट फिर भी हम बात ये करने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड स्टेबल होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं। अब अगली बात अगर कर लें बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पे हमारे रिएक्शन के अंदर डेल्टा H की वैल्यू माइनस आ रही है और माइनस इस बात को इंडिकेट कर रही है कि हमारी हीट इवॉल्व हो रही है। अब हीट कब इवॉल्व होती है, जब हमारे पास किसी अनस्टेबल प्रोडक्ट से जब स्टेबल प्रोडक्ट बनती है तब हीट इवॉल्व होती है। ये अनस्टेबल था, ये स्टेबल है। अनस्टेबल प्रोडक्ट से जब स्टेबल प्रोडक्ट बनती है तो हीट इवॉल्व होती है। तो बच्चों इस केस के अंदर ना अगर ये अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर ये स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कम होती है। तो अनस्टेबल की एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबल की एनर्जी कम होती है, ये बात तो क्लियर है और 100% क्लियर है। और हम सबको पता है कि स्टेबिलिटी का एनर्जी के साथ इनवर्स ताल्लुक बनेगा और रिएक्टिविटी के साथ भी इनवर्स ताल्लुक बनेगा। अगर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी ज्यादा है, और रिएक्टिविटी का भी सेम इसी तरह का केस बनेगा स्टेबिलिटी के साथ। ये बात हम पहले डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के बारे में ना दो चीजें हैं, बेंजीन या तो सैचुरेटेड बिहेव करता है या तो अनसैचुरेटेड बिहेव करता है। लेकिन हकीकत में हमें एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ द बेंजीन ने बता दिया था कि हमारा जो बेंजीन है बेसिकली वो इस तरह का बिहेव करेगा। बेंजीन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड का इस तरह का फ्रेमवर्क बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड का एक फ्रेमवर्क होता है, और इस सिग्मा बॉन्ड के फ्रेमवर्क के ऊपर और नीचे, ये सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉनिक लोड मूव करेगा और इसके नीचे पाई इलेक्ट्रॉनिक लोड मूव करेगा। जब ऊपर नीचे मूव करेगा इसका मतलब इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं है। आपके सामने ये मैंने बनाया बेंजीन का स्ट्रक्चर, और ये हमने बनाया था हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। एक स्ट्रक्चर ये भी बेंजीन का है, ये मैं दिया था कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया था, और इसके अंदर आपको लग रहा है कि यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये भी पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये भी पाई बॉन्ड बना हुआ है। इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है इसके अंदर सारे पाई बॉन्ड लोकलाइज हैं, एक जगह पे हैं और इनको तोड़ना आसान होगा। ये सारे पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हैं और डीलोकलाइज को तोड़ना मुश्किल होता है। ये कंपाउंड हमें लगता है स्टेबल है, जिसको तोड़ना मुश्किल है वो स्टेबल है, जिसको तोड़ना आसान है वो अनस्टेबल लग रहा है। इन दोनों केसेस को मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्टेबल है, सैचुरेटेड होता है, ये सैचुरेटेड बिहेव करेगा, और इसमें डेल्टा H की वैल्यू जो अगर सैचुरेटेड है डेल्टा H की वैल्यू कम आनी चाहिए, एनर्जी की वैल्यू कम आनी चाहिए, और ये स्टेबल भी निकलेगा लाइक यहाँ पे। और ये वाला कंपाउंड प्योर अनसैचुरेटेड है बिकॉज इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है
वो लोकलाइज है। ये अनसैचुरेटेड बिहेव करेगा, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा आएगी और ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो एक बात और कर ले, हम आज करने यूं लगे हैं, एक लम्हे के लिए आप लोगों ने ये मानना है कि ये वाला कंपाउंड हमारा बेंजीन नहीं है। एक लम्हे के लिए आपने मानना है कि ये कंपाउंड बेंजीन नहीं है। ये कंपाउंड क्या है? दिस कंपाउंड इज बेंजीन लाइक। ये बेंजीन का हम शक्ल है, बेंजीन लाइक है, बेंजीन से मिलता जुलता है और ये हमारा बेंजीन है। अब हम बात यूं करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर कैक्यूल ने दिया था। आप कहेंगे कि सर आपने ये स्ट्रक्चर बताया था, कैक्यूल ने बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया था। हाँ, कैक्यूल ने बताया जरूर था, लेकिन कैक्यूल के ऊपर ऑब्जेक्शन भी लगी। आप लोगों ने एक लम्हे के लिए मानना कि स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस स्ट्रक्चर है हाइपोथेटिकल कंपाउंड। हमने ख्याली कंपाउंड माना हुआ है, हमने ख्याली कंपाउंड माना हुआ है और ऐसा कंपाउंड माना हुआ है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है। लेकिन हकीकत में बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं होते, वो हाईली डीलोकलाइज होते हैं। अब हम करने क्या लगे हैं? हम अपने बेंजीन को बेंजीन लाइक कंपाउंड के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। आज हम कंपैरिजन करेंगे विद द हाइपोथेटिकल कंपाउंड, इसके साथ कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने से हमें एक बात नजर आ रही है, और वो बात क्या है? अब अगर इसकी बात करें तो ये कंपाउंड सैचुरेटेड बिहेव करेगा, स्टेबल भी निकलेगा और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू कम भी आएगी। ये वाला कंपाउंड की बात करें, यहां सैचुरेटेड बिहेव करेगा, डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा आएगी और यहां स्टेबल होगा। हम बेंजीन को इस बेंजीन लाइक कंपाउंड के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसके दौरान यहां डेल्टा एच की वैल्यू कम है, यहां डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा आएगी। और इन दोनों के दरमियान में मैंने जैसे कहा था ना कि दो मार्कर्स ले लें, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। हमने इन दोनों के दरमियान में ये जो गैप है ना, गैप वो निकालना है और वो गैप बताएगा बेसिकली इन दोनों के दरमियान में स्टेबिलिटी कितनी है, बेंजीन की स्टेबिलिटी कितनी है। आज हम वही करने जा रहे हैं, आज हम वही करने जा रहे हैं। तो हम करेंगे यूं कि आज बेंजीन को कंपेयर करने जा रहे हैं विद हाइपोथेटिकल कंपाउंड, ये वाला, और इसका नाम है 135 साइक्लोहेक्साट्राइइन। हमने इसमें माना है कि पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, एक जगह पे है, डीलोकलाइज नहीं है। चलें, सबसे पहले अगर एक बात कर ली जाए, अगर सिंपल कंपाउंड की बात की जाए जिसमें आपके पास पाई बॉन्ड होता है, अगर उसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाया जाए तो हम उसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्कीन को मैंने अल्केन में कन्वर्ट करके दिखाया, यानी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में। एक पाई बॉन्ड तोड़ा है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को ऐड करवाया, डेल्टा एच की वैल्यू आई 120 किलोजूल पर मोल, 120 किलोजूल पर मोल। मैं यहां पे कंपाउंड लिया है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। मैंने साइक्लोहेक्सीन में एक पाई बॉन्ड रखा है। अब एक पाई बॉन्ड है तो इसमें मैंने एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड करवाया, तो ऐड करवाएंगे तो इसका भी वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और एक इसको मिलेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्ट होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है -119.5 किलोजूल पर मोल, 119.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी निकली है। ये 119.5 और यहाँ पे 120 है। यहाँ भी पाई बॉन्ड तोड़ा था, यहाँ भी पाई बॉन्ड तोड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन को ऐड करवाया, यहाँ भी हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाया, लेकिन यहाँ 120 है, यहाँ पे 119.5। हम मानते हैं कि ये डिफरेंस ऑलमोस्ट इसके दरमियान में ना होने के बराबर है। आप समझो कि ये ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज हैं, ओके। और ये अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है वो किस वजह से आया है? ये स्ट्रेट चेन है और ये थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, लेकिन ये समझे कि डिफरेंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। इसमें एक पाई बॉन्ड था, लेकिन हमने तो 3 के साथ कंपेयर करना है। हम इसके साथ पहले 2 वाले की बात करते हैं। हम कहते हैं डेल्टा एच वैल्यू निकालिए 13 साइक्लोहेक्साडाइईन के साथ। अब ये वाला कंपाउंड लिया, इसमें 2 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, मैंने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करवाए, तो ऐड करवाऊंगा तो मैं इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, इसको भी और इसको भी हाइड्रोजन ऐड करूंगा, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करवा दूंगा। तो अगर मैंने एक पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन को ऐड करवाया तो एनर्जी इतनी निकली। अब मैंने 2 को तोड़ के ऐड करवाया तो एनर्जी डबल होनी चाहिए, और ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब पहले अगर इतनी थी, अब 2 पाई तोड़ के टूटे हैं, तो अब इसकी वैल्यू डबल होनी चाहिए। अब वैल्यू होनी चाहिए 239 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब हमारी वैल्यू इतनी आनी चाहिए है, मतलब ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, अभी हकीकत में वैल्यू नहीं आई। अगर हमारे पास इस तरह का कोई हकीकत में कंपाउंड होता, अगर इस तरह का कोई होता, हमने हकीकत में इस तरह का कंपाउंड का जब वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू निकली है 231.5 किलो जूल पर मोल। हमने क्या किया? हमने इस तरह का हकीकत में कंपाउंड लिया और हकीकत में उसकी जब वैल्यू आई तो वो 231.5 किलो जूल पर मोल आई। अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आई, ये वाली वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आई। तो अब ये काम क्यों? और इसके दरमियान में जो डिफरेंस निकलेगा वो डिफरेंस यूं निकलेगा कि आप ये वाली दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों में से हमने डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस हमारा निकलेगा ऑलमोस्ट 7.5 का, 7.5 किलो जूल पर मोल, इतना हमारा डिफरेंस निकला है। अब डिफरेंस क्यों निकला है? एक लम्हे के लिए जरा मेरी बात सुनिएगा। वो इस तरह है कि लाइक मेरे पास कंपाउंड था, तो उस कंपाउंड के अंदर यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड था और यहाँ पे पाई बॉन्ड था,
और अगर तो ये वाला पॉइंट पाई बॉन्ड इधर ही रहता है, लाइक लोकलाइज रहता है, तो फिर इसकी एनर्जी इतनी आनी चाहिए। लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है। ये वाले पाई बॉन्ड ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जब ये कंटिन्यूसली ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उस दौरान इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, और स्टेबिलिटी के केस में इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो मैंने यही कहा था, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। हकीकत में इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू जिसके अंदर लोकलाइजेशन होती है। अगर तो बॉन्ड उसी जगह पे है तो इतनी एनर्जी आनी चाहिए, लेकिन हकीकत में उस जगह पे नहीं होते, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी कम हो गई, और ये वाला कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड से स्टेबल निकलेगा। और कितनी एनर्जी के साथ? इतनी एनर्जी के साथ स्टेबल निकलेगा। अब हम करने यूं लगे हैं, एक वाला देखा था, अब दो वाला भी देख लिया, अब तीन पाई बॉन्ड वाला देखते हैं। इसमें तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करवाए, तो इसको मैंने साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करवा दिया। सेम उसी तरह का रिएक्शन है। तो हमें ना करना यूं चाहिए कि डेल्टा एच की वैल्यू ट्रिपल आनी चाहिए। एक पाई बॉन्ड तोड़ा 119.5, दो तोड़े तो डबल आनी चाहिए थी, तीन तोड़ेंगे तो ट्रिपल आनी चाहिए थी। तो अब ट्रिपल कितनी बनती है? ट्रिपल बनती है ऑलमोस्ट -358.5 किलो जूल पर मोल। इतनी वैल्यू बनती है ट्रिपल। इतनी वैल्यू हमारी आनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने हकीकत में अपने ओरिजिनल बेंजीन की ये वाली वैल्यू निकाली और वो वाली वैल्यू हमारे पास आई -208 किलो जूल पर मोल, 208 किलो जूल पर मोल वैल्यू निकली। आप जरा यहां पे गौर करिएगा, ये वाली वैल्यू हकीकत में बेंजीन की है और ये वाली वैल्यू हमारे इस हाइपोथेटिकल कंपाउंड की है जिसका नाम है 135 साइक्लोहेक्साट्राइइन की। तो अब इस बेंजीन की वैल्यू बहुत कम आई एनर्जी की, और अगर एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है तो बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यही बात हमने यहां पे कही है। बेंजीन में जो है ना स्टेबिलिटी आती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी आती है। बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल बिकॉज बेंजीन की जो डेल्टा एच की वैल्यू है, हीट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू बहुत कम आई। अब इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंस यूं निकालते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से मैं कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस कर देता हूं। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरे पास 208 है, माइनस, तो ये वाली वैल्यू लिखते हैं -358.5, तो इनको माइनस करते हैं तो आंसर निकलेगा यहां पे प्लस 150.5 किलो जूल पर मोल। ये वाली वैल्यू मेरे पास इसका आंसर आएगा। इतना इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस निकला। अब बेंजीन कितना ज्यादा स्टेबल है? बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो इस एनर्जी पर डिपेंड करती है। इतनी एनर्जी के साथ हमारा ओरिजिनल बेंजीन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135 साइक्लोहेक्साट्राइइन के साथ। बेंजीन हमारा इतनी एनर्जी के साथ ज्यादा स्टेबल है। मतलब बात वही है, अगर 135 साइक्लोहेक्साट्राइइन यहां पे है तो बेंजीन हमारा यहां पे है। तो इन दोनों के दरमियान में जो गैप एनर्जी का आया वो कितना आया? 150.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी का गैप निकला। और इस एनर्जी का एक नाम है, इस एनर्जी का बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इस एनर्जी का नाम है, उसको बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। मैंने रेजोनेंस एनर्जी का ये लफ्ज लिखा है यहाँ पे, ये एनर्जी है रेजोनेंस एनर्जी। ये एनर्जी किस वजह से आई है? ये एनर्जी डीलोकलाइजेशन की वजह से आई है। डीलोकलाइजेशन की वजह से आई है। और डीलोकलाइजेशन के लिए ना मैं दूसरा नाम रेजोनेंस का बोलने जा रहा हूँ। मैं इसके बारे में लिख देता हूँ कि ये एनर्जी क्यों निकली है। ये एनर्जी हमारी निकली है डीलोकलाइजेशन की वजह से, या मैं इसको कह देता हूं रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से या डीलोकलाइजेशन की वजह से हमारा एनर्जी का गैप इतना आया और हमारा बेंजीन ज्यादा स्टेबल है। मैंने जितनी भी आपके साथ गुफ्तगू की है, मैं सारी गुफ्तगू को एक ग्राफ की फॉर्म में बंद करने जा रहा हूं। जरा इस ग्राफ को समझिएगा, पेपर में बड़ी दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ, हमें ग्राफ भी बनाना है। अब हमारे पास ये वाला कंपाउंड ये लिखा है, मैंने हाइड्रोजन को ऐड करवा साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करवा दिया। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करवा साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करवा दिया, इतनी एनर्जी निकलेगी। अब फिर मैंने 2/1 वाला कंपाउंड लिया, उसमें मैंने 2 मॉलिक्यूल ऐड करवाए, ये वाला लिया 2 ऐड करवाए, इतनी एनर्जी निकलेगी, ये भी कन्वर्ट होगा साइक्लोहेक्सेन के अंदर। फिर मैंने ये वाला 135 साइक्लोहेक्साट्राइइन लिया, उसमें मैंने 3 हाइड्रोजन ऐड करवाए, इसमें इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी और ये कन्वर्ट होगा साइक्लोहेक्सेन के अंदर। ये हमारा एक्सपेक्टेड कंपाउंड है, ये हमारा हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। अब ये वाली बातें तो हमें ना ये समझ आ रही जो हमने यहाँ पे की है। हकीकत में जब बेंजीन का ये वाला काम किया गया, बेंजीन में 3 मॉलिक्यूल ऐड करवाए, इतनी एनर्जी निकली और हमारा बेंजीन कन्वर्ट हो गया साइक्लोहेक्सेन के अंदर। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी का गैप आता है उसको बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी, और वो कितनी है? 150.5। और एक बात और, बच्चे पेपर में जो ज्यादा गलती करते हैं, एनर्जी एरो नहीं लगाते। एनर्जी एरो लाजमी लगाइएगा बिकॉज एनर्जी ऊपर इंक्रीज कर रही है। तो अब ये करने यूं लगे हैं, ये जो एनर्जी का गैप निकलेगा इसको बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। कैसे निकालते हैं? डेल्टा एच ऑब्जर्व जो होती है उसमें से माइनस करनी है डेल्टा एच कैलकुलेटेड, इन दोनों को माइनस करें। तो माइनस करेंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास आती है, ऑब्जर्व आई है हमारे पास 208 माइनस 208, और यहाँ पे माइनस ये फार्मूले वाला आगे माइनस यहाँ पे लगाते हैं ये वाली 358.5, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा
प्लस 150.5 किलो जूल पर मोल। इतनी वैल्यू के साथ ये वैल्यू हमारी क्या है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा एक बात और जरा सीखें, मैंने इसको यूनिट्स लिखी है किलो जूल पर मोल, अगर मैं इसको जूल की बजाय कैलोरीज में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, तो मुझे करना यूं पड़ेगा 150.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 4.18 के साथ, तो इज इक्वल टू बन जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरा आएगा किलो कैलोरीज पर मोल, ये मेरा आंसर आएगा किलो कैलोरीज पर मोल के अंदर, और ये आंसर आता है 36 किलो कैलोरीज पर मोल। मैं इसको कैलोरीज में चेंज कर सकता हूं, मैं इसको जूल के अंदर चेंज कर सकता हूं, दोनों यूनिट्स में लिख सकता हूं। आप लोगों ने ये वाली बात याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आप लोगों से, वो ये है, एक टर्म आपको सिखाना चाह रहा हूं। ये वाला बेंजीन का मॉलिक्यूल बेंजीन लाइक मॉलिक्यूल था, और ये कैक्यूलर स्ट्रक्चर दिया था, और इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, इसमें लोकलाइजेशन है। इसके अंदर हर वो कंपाउंड जिसके अंदर इस तरह की सिचुएशन आए, लाइक ये वाला है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, अल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड आएगा, उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। किसी कंपाउंड के अंदर अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर एक बॉन्ड सिंगल, एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, अगर ऐसी कंडीशन आएगी उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब मैं एक बात सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, वो सेंटेंस सुनिएगा। वेयर देयर इज ए कॉन्जुगेशन, जहां कॉन्जुगेशन होती है वहां रेजोनेंस होती है। मैं रेजोनेंस को ऐसे समझाने जा रहा हूं आपको, वो जरा सुनिएगा। ये है मेरे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल, और इसमें जहां कॉन्जुगेशन होती है वहां पे ना मॉलिक्यूल लोकलाइज नहीं रहते। वेयर देयर इज ए कॉन्जुगेशन देयर इज रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली रिवॉल्व करें। वेयर देयर इज ए रेजोनेंस कॉन्जुगेशन देयर इज ए रेजोनेंस, और वेयर देयर इज ए रेजोनेंस देयर इज स्टेबिलिटी। अब बेंजीन की स्टेबिलिटी किस वजह से है? एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से। मैंने डीलोकलाइजेशन को रेजोनेंस का लफ्ज दिया है, नाम दिया है, डीलोकलाइजेशन को दूसरा लफ्ज में मैंने रेजोनेंस का नाम दिया है। मेरे सेंटेंस सुनिएगा, वेयर देयर इज ए कॉन्जुगेशन देयर इज ए रेजोनेंस, एंड वेयर देयर इज ए रेजोनेंस देयर इज ए स्टेबिलिटी। जहां कॉन्जुगेशन होती है वहां रेजोनेंस होगी, और जहां रेजोनेंस होगी वहां स्टेबिलिटी आती है। तो उस केस में जहां स्टेबिलिटी आती है उस सिस्टम की एनर्जी कम होती है, और हमारे बेंजीन की एनर्जी कम हुई है, और कम कितनी? ये 208, ये एनर्जी कम है एज कंपेयर टू इस कंपाउंड के। इन दोनों में जो गैप है वो ये वाला है। हमारी बेंजीन कितनी ज्यादा स्टेबल है इस कंपाउंड से? तो वो है 150.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी के साथ स्टेबल है। और इसके साथ हमें एक एमसीक्यू भी याद करना है, व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन, और वो निकला है 150.5 किलो जूल पर मोल। और एक और बात आपसे करना चाहता हूं, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। लाइक मैं अगर दो बातें करता हूं, एक बेंजीन है और एक मेरे पास नेफ्थलीन है। बेंजीन की मैंने निकाली है 36 किलो कैलोरीज पर मोल रेजोनेंस एनर्जी, और नेफ्थलीन की 71 किलो कैलोरीज पर मोल है। अगर बेंजीन और नेफ्थलीन का कंपैरिजन किया जाए तो बेंजीन की एनर्जी 36 किलो कैलोरीज है और नेफ्थलीन की 71 किलो कैलोरीज है, और इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा नेफ्थलीन की है, और नेफ्थलीन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इट मींस के रेजोनेंस एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। मैं यहां पर जगह नहीं बची, लेकिन आपसे बात करने जा रहा हूं। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, रेजोनेंस एनर्जी कम, स्टेबिलिटी कम। अब आप एक बात और समझिएगा, ये मेरे पास बेंजीन था और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी निकली ये वाली 150.5 किलो जूल पर मोल, और ये एनर्जी का डिफरेंस निकला। मैंने इस कंपाउंड की एनर्जी का डिफरेंस ये निकाला है। अब इसका और इसका डिफरेंस चेक करें, इस बेंजीन के मुकाबले में और इस कंपाउंड के मुकाबले में हमारा स्टेबल ज्यादा कौन होगा? बेंजीन होगा, बिकॉज बेंजीन की एनर्जी ज्यादा है, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम है। तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। रेजोनेंस एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी भी डेफिनेटली कम हो जाएगी। चलिए आप लोगों से ना आखिरी बात करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, आप क्या लिखोगे रेजोनेंस एनर्जी के अंदर? आपने शॉर्ट क्वेश्चन ये लिखना है, ये मैंने लिखा है जो हीट ऑब्जर्व होती है डेल्टा एच की वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू करते हैं। तो मैं इसको ऐसे बोलना जा रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली रिलीज एंड दैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। मतलब क्या? द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली रिलीज, ये एक्चुअली रिलीज हुई है, उसको आपने उसका मतलब उसको आपने माइनस करना है किसके साथ? कैक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ जो आप लोगों ने हाइपोथेटिकल कंपाउंड लिया हुआ था। The difference between the amount of heat actually released and that calculated on the basis of Capule structure is called resonance energy. तो इसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, और रेजोनेंस एनर्जी की हमने वैल्यू निकाली है 150.5 किलो जूल पर मोल। और बाद बच्चे बहुत ज्यादा गलती भी करते हैं, और गलती ये करते हैं यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लगा देते हैं। आपने गलती नहीं करनी, और इस पूरे ग्राफ के अंदर यहाँ पे एरो नहीं लगाते, मस्त लगाइएगा। बाकी सारी बातें आप लोग देख लीजिएगा। ये है आज का हमारा टॉपिक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रेजोनेंस होता क्या है
और इसके अलावा बेंजीन का हम फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, और मैंने आपके सामने बना के दिखा दिया, ये फाइनल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम बाद में, लेकिन ये कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ तक गुफ्तगू मेरी सुनी, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा उम्मीद है मजे का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।